नमो बुद्धाय। मैं विधेम रोशन। आज आप 25/6/24 को भारतीय मोमिन फ्रंट के तत्वाधान में कर्पूरी ठाकुर पार्क के ऑफिस में, केंद्रीय ऑफिस में आज समीक्षा बैठक भारतीय मोमिन फ्रंट की ओर से किया जा रहा है। उन्हीं सब बातों को लेकर समीक्षा बैठक की जा रही है, जिसमें जहाँ से लोग चुनाव लड़े थे, उनकी क्या स्थिति हुई, उनकी क्या पोजीशन रहा, लोगों के बीच में क्या क्या समस्या आई, ये सब सारी बातों से अवगत होते हुए आज हम जानना चाहेंगे और लोगों को, देशवासियों को हम बताना चाहते हैं कि एक गरीब पार्टी, इंसानियत की पार्टी के साथ लोगों के बीच में कौन कौन सी समस्या आती है। सुनते हैं सबसे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय मोमिन फ्रंट के। जी, मैं डॉक्टर महबूब आलम अंसारी, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय मोमिन फ्रंट पटना लोकसभा के प्रत्याशी रह चुके हैं। चुनाव लोकसभा का लड़ना अभी के वर्तमान समय में बहुत टफ चीज़ है, बहुत कठिन चीज़ है। फिर भी हम लोगों ने हिम्मत किया और पटना लोकसभा से चुनाव लड़े और पटना वासियों को मैंने बधाई भी दिया है कि 1638 वोट जो है वो पटना के ईमानदार, अच्छे सच्चे लोगों का वोट मिला है। और जो लोग दूसरे को दिए हैं वो बेईमान लोगों को दिए हैं। मामला उन लोगों के साथ है। मुझे पटना के ईमानदार लोगों ने वोट दिया है, उनके लिए हमेशा मैं समर्पित हूँ, रहूँगा और पटना के गरीब, गुरबा, असहाय, मजलूम लोगों का सेवा करता रहूँगा। मेरा यही था। सर, आप अपना परिचय देते हुए बताइए। जी, मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल्ला है और आज की इस बैठक में हम भी शामिल थे। भारतीय मोमिन फ्रंट की ये समीक्षा बैठक थी। इस बैठक में हम लोग जानने की ये कोशिश कर रहे थे कि हमसे कहाँ कमी रही है। हमारे वोट का परसेंटेज बाकी से तो बेहतर रहा, मतलब पिछले इलेक्शन से, लेकिन ये हमारे लिए नाकाफ़ी था। तो अपनी कमियां को जानने के लिए जमा हुए थे कि हमसे कहाँ से कमी रही और उस पर हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से समीक्षा किया है। और आज ही की बैठक में हम लोगों ने ये भी फैसला किया है कि आने वाले विधानसभा में इंशाल्लाह हम लोग बड़ी मजबूती के साथ मैदान में होंगे और उसके लिए अभी से हम लोगों ने कैंडिडेट का भी डिक्लेयर करना शुरू कर दिया है। कैंडिडेट की भी जो है काउंसलिंग और इंटरव्यू वो सब चल रहा है। आने वाले टाइम में इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि विधानसभा में हमारा एक मजबूत रोल रहेगा। थैंक यू। हमने इबेर वोट से सब पार्टियां से ज़्यादा वोट मेरा आया है। फिर भी इबेर मैं मैदान में खड़ा करूँगे। मेरा नाम है। आज भारतीय मोमिन फ्रंट के 25/6/2024 के ऑफिस कार्यालय में हर मंथ मीटिंग चलती है, जिसमें हम लोग आज मीटिंग पर बैठे हुए हैं। मैं किरण कुमारी हूँ और महिला मोर्चा के अध्यक्ष हूँ। आज के हम लोग मुद्दा यही रखे थे कि हम लोग को इलेक्शन में जो घूमे फिरे, सुनने के लिए आम जनता से कुछ मिला और कुछ हम अपना सुनाएं। उस पर जो हम लोग वोट लाए हैं, इसके लिए भारतीय मोमिन फ्रंट ने आज भी सभी पार्टियों से सभी पार्टियों पर भारी है। मैं उम्मीद करती हूँ कि अबरी लोकसभा में विधानसभा का चुनाव में ज़रूर से ज़रूर सीट आएगा। हेलो, मेरा नाम सिद्धनाथ कुमार है। मैं जहानाबाद ज़िला का रहने वाला हूँ। आज जो भारतीय मोमिन फ्रंट की जो बैठकें हुई, इसमें समीक्षा हुई, तो हम समझते हैं कि इसका प्रदर्शन अच्छा रहा है। इनका वोट का प्रतिशत बढ़ा है और ख़ास करके यह है कि ईमानदार लोगों की टीम है। अन्य लोग की अपेक्षा नहीं कि छल से, बल से, पैसा दे करके, धन बल का प्रयोग कर करके यह वोट लाया है। यह इनका जो भी वोट है
वह ईमानदारी पूर्वक वोट है। यहाँ जो भी कार्यकर्ता है, या महिला कार्यकर्ता हो या पुरुष कार्यकर्ता हो, सारे कार्यकर्ता डिवोटी हैं, सब जन समर्पित हैं, साधारण हैं। लेकिन इसके बावजूद भी इनका प्रदर्शन अच्छा कहा जाए। और इस बार जो विधानसभा की तैयारी है वह जोर तोड़ से होने वाली है। अबरी जो हमारे कार्यकर्ता हैं वह प्रत्येक लोग के बीच, गरीब गुरबों, दबे कुचले सभी के बीच में, गाँव घर घर कस्मे कस्मे पहुँचेंगे और उनका जो दुख दर्द है उसमें शामिल होने का काम करेंगे। आज बहुत से कार्यकर्ता ऐसे हैं जिनका आज पेंशन नहीं मिल रहा है, राशन नहीं मिल रहा है, लेकिन राशन के योग्य हैं। आज जो वर्तमान सरकार है उनके पास कोई ऐसा व्यवस्था नहीं है जो उनकी सुधि ले सके। लेकिन हम मोमिन फ्रंट के द्वारा या तीसरा मोर्चा के द्वारा हम लोग व्यवस्था करेंगे कि हमारे कार्यकर्ता घर घर जा कर के, हमने भी सिद्धनाथ कुमार भी एक सहायता केंद्र बनाए हैं, उसमें अपना नंबर दिए हैं कि किन्हीं को अगर कोई आवश्यकता हो तो हमसे बात करके वह पूरे तरह से मदद ले सकती है। हम मदद करने के लिए 24 घंटा तैयार हैं। इन्हीं सब बात के साथ मैं अपनी वाणी विराम देता हूँ। थैंक यू। क्या बोले, पूछिए आप। आप कहाँ से हैं, किस पद पर हैं, इस पद पर रहते हुए क्या सपोर्ट किए? पटना से हैं, भारतीय मोमिन फ्रंट के राष्ट्रीय कार्यालय सचिव हैं और कार्यालय से संबंधित जो भी काम होता है हम करते हैं। सरकार के यहाँ जो भी समस्या है उसको उठाते रहते हैं। इस पार्टी का आगे चल करके क्या अस्तित्व रहेगा, आपके इसमें योगदान क्या होगा? देखिए, पार्टी 1996 में बनी है और ये पार्टी गरीबों की पार्टी है, असहाय कमज़ोरों की पार्टी है। और क्योंकि आप मकसद मीडिया से हैं तो आपको पहले बधाई देंगे क्योंकि ये बड़ा टॉपिक आपने पूछा है। तो क्योंकि बिहार में सभी दल जो है दलदल में है, यही दल जो है सबके साथ में है। और सबके साथ का मतलब ये है कि आप देख रहे हैं कि ज़मीन पर बैठ के संवाद करना और आप जैसे ईमानदार मीडिया इस पार्टी में आ जाना, यही पार्टी का उज्जवल भविष्य है। थैंक यू सर। जी, आप अपना परिचय देते हुए अपनी योग्यता सिद्ध कीजिए। मैं नसीम अहमद कमाल, भारतीय मोमिन फ्रंट का मैं राष्ट्रीय सचिव हूँ। पार्टी 1996 से बिहार और भारतीय जनमानस को अपनी सेवाएं देती आई हैं। अभी जो गुजरा हुआ ज़माना हम लोगों का रहा लोकसभा चुनाव का, तो उसमें हमारी पार्टी ने हिस्सा लिया। जहां पर लोग दो खेमों में बटे थे, सिर्फ इंडिया और एनडीए, वैसी परिस्थिति में भी हमारी पार्टी ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया। और ये जो वोट है बहुत ही ईमानदार लोगों की ईमानदार पार्टी के लिए ये वोट, ये सबसे बड़ी बात है। जहां पर सिर्फ बटे थे दो खेमे में, जैसा कि मैंने बताया, और सिर्फ पैसों का खेल था, पैसे से कुछ पार्टियां वोट लाने की कोशिश कर रही थीं और लाई हैं। और भारतीय मोमिन फ्रंट पैसों से नहीं बल्कि पैसा लोगों से चंदा लेकर के और वोट भी लेकर के इस स्थान पर खड़ी हुई है। आगे की उम्मीद करते हैं। मैं इस पार्टी को वोट देने वाले जो भी वोटर हैं उन सबको धन्यवाद करता हूं कि आज भी ऐसे लोग हैं समाज में और इस बिहार में कि लोग ईमानदार लोगों को और ईमानदार पार्टी को अपना वोट करते हैं। ये इसका नतीजा है कि हमारे पार्टी को इतनी 3 जगहों से, कहीं से 8000 तो कहीं से 2000, 2 जगह से इतना वोट आया है। और यह ईमानदार लोगों का, ईमानदार पार्टी के लिए वोट है। इसके लिए मैं उन लोगों को धन्यवाद देता हूँ। आगामी दिनों में जो 2025 का बिहार का इलेक्शन विधानसभा का होने जा रहा है, इस इलेक्शन से जो हम लोगों ने कमियां को उजागर किया, जो पाया, उस कमियों को पूरा करना चाहता हूं। और साथ साथ 2025 में एक बढ़िया प्रदर्शन अपनी पार्टी की तरफ से होने जा रहा है। इसके लिए स्ट्रेटजी सारे लोग, नेतागण मिल करके हम लोग बना रहे हैं और लगातार कार्यक्रम जनता को, उनको बेदार करने का
उनकी समस्याओं को लेकर के रोड पर उतरने का, निदान करने का, जो उनसे लगाव रखता है, इसके लिए कार्यक्रम चलाने का हम लोग का प्रोग्राम है। और इसी प्रोग्राम से हम लोग आगे बढ़ते हुए इस बिहार की दिशा और दशा बदलने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू। अब हम जानेंगे अररिया लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से, जो एक पेशे से वकील भी हैं, जानते हैं कि क्षेत्र में घूमने पर इनकी कौन कौन सी समस्या का सामना करना पड़ा। सबसे पहले सर, मकसद में आपका स्वागत है। जी, मेरा नाम मोहम्मद इस्माइल आज़ाद कहते हैं। अररिया 9 लोकसभा का मैं उम्मीदवार रहा। भारतीय मोमिन फ्रंट पार्टी से हमको कैंडिडेट बनाया गया। अब मेरी पार्टी का लोग बहुत इज्जत करने का कोशिश की। हमने जो एक्सप्रेशन दिया, जो बातचीत किया, विचार दिया, काफ़ी कदर करने के लिए चाहे, लेकिन वहाँ पे हमको देखने के लिए ये मिला कि कुछ पार्टी, बड़ी पार्टी जो अपने कहलाती है, वो मुसलमान को एक तरह से डराने धमकाने का काम पहले से जो कहते हैं NRC, CAB, NPR का मसला को लेकर के, और ख़ास करके मंदिर मस्जिद के नाम से वो बौखलाने का काम किया था। इस बात को लेके मुसलमानों में कुछ अजीब सी हाल थी कि हम जाएं तो जाएं, किधर जाएं। इधर जो है कि राजद के लोग और कुछ नीतीश के पार्टी के लोग जो है मुसलमानों को ठेकेदार बन के बरगलाने का काम और साइडबाजी का काम धार्मिक स्तर से और गलत विचार दे के जो करने का काम कर रहा था। तो अवाम की बौखलाहट 2 हिस्से में बढ़ चुकी थी। वो हिंदू और मुस्लिम के शक्ल में कोई यूनिट हो रहे थे, कोई जो है कि मुस्लिम के तरफ सोसाइटी बना रहे थे, हिंदू समाज के लोग भी मुस्लिम तरफ सोसाइटी बना रहे थे। यानी ये डरावना का जो भावना जो पैदा किया था, अपना अपना साइडबाजी कर रहे थे। और दूसरी चीज़ ये थी कि पैसे पे जो वोट की खरीदारी की जाती है, जो अंधेरे में और चांदनी रात क्यों न इलेक्शन टाइम का गाड़ियाँ बहुत सारी जो चलती हैं, प्रचार के बाद बहुत सारी गाड़ियाँ जो चलती हैं, किस ज़रूरत से चलती हैं? पेट्रोलिंग पे अगर चलती है, पुलिस निगरानी होती है, तो चलिए ये पुलिस गाड़ी चल रही है, लेकिन बाकी गाड़ियाँ 100 50 फील्ड पे चलती है, वो किस माने से चलती है? जबकि प्रचार बंद रहता है, लेकिन सिर्फ गाड़ी ही चलती है। वो सिर्फ जो है दिखाया जाता है, जानकारी मिलती है, वो पैसे के सप्लाई करके इलेक्शन से 1-2 दिन पहले जो है हर घर में पैसे का सप्लाई दे के गरीबों का और दलितों का वोट को खरीदारी का काम करने के लिए कहा जाता है। और गलत उम्मीद दिला के तुम्हारे साथ ये देंगे वो देंगे, ये बहकाव करके वोट को साइडबाजी करने का काम करता है। जो जितना अपना दलबल पैसे का बिछाने में चाल चल सकता है और अपना बल दिखा सकता है, अपना पकड़ दिखा सकता है, ये बलिष्ठ का भी काम करता है और पैसे से खरीदारी का भी काम करता है। ये परिस्थिति दिखाई देता है। प्रशासन और इलेक्शन वाले की उतनी निगरानी नहीं रही कि आखिर ये बेईमानी की गाड़ी क्यों चल रही है। स्काउट की गाड़ी तो चल रही थी, लेकिन फिर उसके साथ कौन सी गाड़ी चल रही थी ज़्यादा से ज़्यादा? स्काउट की गाड़ी अगर रनिंग होती है इलेक्शन में 2-4 हो सकती है, लेकिन ये 50 गाड़ी जो है 12 बजे, 1 बजे, 3 बजे रात में गुजरती है। तो किस माने गुजरती है? कैंडिडेट प्रचार प्रसार करके अपने घर में आके सो जाते हैं, फिर भी गाड़ी चलती है। क्यों चलती थी? ये हमारे देश के बलिंग मेलिंग का पता चलता है। इसी तरह से हमारे अवाम के बीच में, वोटरों के बीच में प्रदूषण का माहौल बना करके साइडबाजी धर्म के नाम से और डरावना के नाम से वोट लेने का काम करता है, जिसकी वजह से ईमानदार लोगों को वोट ऑब्टेन करने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और सर, आप ये बताइएगा, चुनाव आयोग ने जो सीमा तय की न खर्चा करने के लिए हर लोकसभा कैंडिडेट पर, कम से कम कितना में होना चाहिए जो अभी कर रहे हैं खर्चा? इससे एक दहशत सा मतलब दिखाई देता है लोगों के बीच में, ये कहाँ तक सच है? ये बात सही है कि बहुत ज़्यादा खर्चा किया गया है। ऐसे तो दिखाने के लिए कहा गया है कि मतलब जो 95,000 से लेके 99 लाख तक, लगभग करोड़ तक खर्चा दिखाना है कैंडिडेट खर्च जो करने वाले हैं। लेकिन यहाँ हमें ये आभास हुआ, ये प्रैक्टिकल में दिखाई दिया, जो खर्चा का शक्ल दिखाई दिया, एक कैंडिडेट 1 अरब भी रुपये खर्च कर डाले। देश को ये पता नहीं है, सिर्फ एक चौकीदारी के नाम पे प्रशासन खड़ी है, लेकिन सही चौकीदारी नहीं हो रही। हमारा वही सवाल हो रहा है कि अगर आदमी प्रचार प्रसार करके कैंडिडेट आ गया, फिर 50 गाड़ी या सैकड़ों गाड़ी फील्ड में क्यों रन करती है? इसका क्या माने है? एक क्रिमिनल का पता लगाने पुलिस दुनिया भर का पीछा कर रहा, लेकिन इतनी गाड़ियाँ को नहीं है। कौन सी क्रिमिनल और कौन से बदनीयत या लुटेरे या किन लोगों की गाड़ी चलती है, इसका पता प्रशासन को, इलेक्शन वालों को नहीं होता है। और उनके बाद बूथ पे भी बलिंग मेलिंग होता है।
बूथ पे भी ज़रूरत से ज़्यादा पैसा भेजा जाता है। किसी किसी बूथ के बारे में मालूम होती है 5,000 दिया, कहीं 10,000 दिया, कहीं 50,000 एक एक गाँव में दे दिया जाता है। ये किस मायने का पैसा दिया जाता है? ये तो इसका मतलब यहाँ लोकतंत्र की बात नहीं चल रही है, बल्कि खरीदारी की बात चल रही है। इसीलिए तो कहीं कहीं कहा गया है कि ये लोकतंत्र की सरकार बेवकूफ़ों की सरकार होती है। इसका भी तो जवाब तलाशा जा सकता है। ये सब परिस्थितियाँ हम लोगों के साथ गुजरा है, जिसकी वजह से वोट ओपनिंग करने में हमको काफ़ी दिक्कतों का सामना हुआ। मेरी बातचीत सुन करके अवाम काफ़ी जो है भावुक हुई, लेकिन वोट डालते डालते उसको कहाँ कहाँ बहकाया गया, जिसकी वजह से हमको काफ़ी वोट ओपन करने में दिक्कत का सामना हुआ। फिर भी मेरे पब्लिक हमें भारतीय मोमिन फ्रंट पार्टी, ईमानदार पार्टी के नाम से बढ़ चढ़ के वोट देने की कोशिश किया। और 2004 बूथ से हमारे मतलब जो है कि अररिया लोकसभा में, उनमें सिर्फ 15-20 मतलब जो है कि बूथ ऐसा है जहाँ पे मुझे 0 मिला, बाकी सब जगह मुझे वोट मिला, हर बूथ में मुझे वोट मिला। तो ये मेरे पार्टी की सच्चाई को कबूल किया है और पार्टी को स्टैंड देने का काम किया है। मैं उम्मीद करता हूँ आइंदा दिनों इस पर मेहनत की जाए तो हमें सीट भी प्राप्त हो सकती है। बाकी हमारे सामने जो अभी विधानसभा का फिर मौका आने वाला है, इसमें हम बढ़ चढ़ के हम लोग मेहनत करेंगे, अपने कैंडिडेट की तैयारी करेंगे और इलेक्शन सिस्टम का जो तैयारी की हमारी ज़रूरत होगी उसको तैयारी करके हम अपने कैंडिडेट को लड़ाने का भी काम करेंगे। तो पार्टी को हम अपना सशक्तिकरण की तरफ लाएंगे। अब हम जानेंगे 2025 के विधानसभा चुनाव जो बिहार में होने जा रही है, इस पर राष्ट्रीय भारतीय मोमिन फ्रंट के जो अध्यक्ष हैं उनके आगे का कार्यक्रम क्या है, वो क्या चाहते हैं, क्या अकेले चुनाव लड़ना चाहते हैं या गठबंधन करके? अभी 2025 का चुनाव का वक्त आने वाला है और इसके पहले झारखंड में चुनाव है, तो हम लोग चाहेंगे कि झारखंड में भी कुछ कैंडिडेट अपना लड़े। बिहार विधानसभा में जो स्थिति है वो भाजपा और अदर भाजपा वही मामला बना रहेगा। इसमें हम चाहेंगे कि हम सब साथी मिल करके 243 जो सीट है उसको पूरा करें और बिहार में एक ईमानदार, अच्छे और सच्चे लोगों की सरकार बने। अगर इसमें सहयोगी दल के लोग जो एक सा विचारधारा रखते हैं अगर मेरे साथ काम करेंगे तो हम लोग उनके लिए सीट भी छोड़ेंगे, उनको भी मौका देंगे। ये नहीं है कि हम ही लोग सब पर लड़ेंगे, लेकिन सहयोगी दलों को भी मौका हम लोग देंगे कि वो लोग भी बढ़ चढ़ करके आगे आएँ और मिलजुल करके बड़े पैमाने पर ये दो बेईमान पार्टियों का जो एक इंडिया गठबंधन और एक भाजपा गठबंधन एनडीए है, इसके विरोध में हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। एक चुनाव भी तरीका है, इसको भी अपनाएंगे, लेकिन हमारी लड़ाई शुरू से इंडिया गठबंधन इधर बना है, पहले इन लोगों का गठबंधन था, यूपीए इधर एनडीए है। ये दोनों बेईमानों के हाथ में है, अपराधियों के हाथ में है, लुटेरों के हाथ में है, गरीब गुरबा शोषित पीड़ित समाज के हित में नहीं है। इसलिए मेरा शुरू से प्रयास रहा है कि एक अच्छा ईमानदार सच्चे लोगों की जमात बने, जो पॉलिटिकल जमात हो और चुनाव जीत करके जाएं, देश को बचाएं, बिहार को बचाएं और बिहार को बचाने के लिए हम लोग पूरी प्रयास करेंगे कि इन दोनों को हटाएं। बिहार में एक नया पार्टी विस्तार कर रही है, अवामी समता पार्टी, क्या उसके साथ आपका समझौता हो सकता है? बात होने के बाद देखेंगे हम लोग, बात किया जाएगा। जी जी। अभी आप सुन रहे थे, देख रहे थे भारतीय मोमिन फ्रंट के कार्यालय से समीक्षा बैठक में निकली हुई बात को। निकल कर के सामने बात ये आया कि भारत की जो भी दो राजनीतिक पार्टियां हैं, जमात के साथ एक भारतीय जनता पार्टी के पीछे पीछे चलने वाली और दूसरा कांग्रेस पार्टी के पीछे पीछे चलने वाली, दोनों संगठन से बिहार और भारत के लोग नाखुश हैं। फिर भी मजबूरी बस उनको लोग वोटिंग कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि तीसरी पार्टी, एक तीसरी जमात बने, एक तीसरी संगठन बने, जिससे कि गरीब गुरबा जनता को सही हक दिलाने में
सम्मान दिलाने में कारगर सिद्ध हो। ये उलट फेर करके जब किसी संगठन का नाम लेकर के गरीब के ऊपर कमेटी गठित होती है तो ये पता चलता है कि कमेटी गठित कर करके जिसके हाथ में बागडोर होता है वो वही कमेटी गठित करता है, वही रिपोर्ट लेता है और वही रिपोर्ट को कैंसिल करके रद्दी टोकरी में ठेल देता है। नतीजा होता है कि समय की बर्बादी। जब किसी भी देश की जनता की समय की बर्बादी होती है तो उसका विकास नहीं विनाश की ओर जाता है। आप देख रहे थे मकसद, बने रहिए आप अपने मकसद के साथ। धन्यवाद।